पर्यावरण संरक्षण का गीत है, तो कुछ इस तरह से है कि सिवारा बगीचनु बोल के सिवारा बगीचनु बोल के सिवारा बगीचनु बोल के बावरी जुरी है बोल के बावरी जुरी है बोल के अपना हिमाचल हरा भरा बनाना अपना हिमाचल हरा भरा बनाना बावरी जुरी है बोल के बावरी जुरी है बोल के जंगल सिया साब पालड़ोले जंगल सिया साब पालड़ोले सौखी बागरी ठंडा जायरू देनोले सौखी बागरी ठंडा जायरू देनोले जेने मोरने साथी साल बूट डुलाना जेने मोरने रे साथी साल बूट डुलाना बावरी जुरी है बूट डुलाना बावरी जुरी है बूट डुलाना सिवारा बगीचनु बोल के उरालाना केड़ू कालीब आई कैंडी विपदा केड़ू कालीब आई कैंडी विपदा मजे मजे लगा बोला वश इन आराम निपदा सॉरी लागे मजे मजे लगा बोला वश इन आराम निपदा ढबुए रे लाल से मन कहना हुआ काला ढबुए रे लाल से मन कहना हुआ काला बावरी जुरी है मन कहना हुआ काला बावरी जुरी है मन के लाना बगीचनु बोल के लाना सिवारा बगीचनु बोल के लाना बावली जुरी है बोल के लाना बावली जुरी है बोल के लाना। थोड़ा सा समझा भी दें। इसमें यही है कि हाँ मैम समझ होंगे मैम भी समझ गए होंगे। ये गीत इसी के लिए लिखा गया कि सेब का बगीचा लगाना और केड़ू का जंगल लगाना। हाँ जी, तो सूर्य अपनी जैसे वाइफ बिलव्ड अपनी प्रेमिका को कहा हुआ है, तो इसमें वही है कि पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है ना कि अपनी प्रेमिका को जो प्रेमी है वो यही कह रहा है कि हमने सेब का बगीचा लगाना है और जंगल हम केड़ू का लगाएंगे, तो इसी पर कहा गया। और धीरे धीरे ढबुए लालच माण क्या हुआ था लेकिन ढबुए पैसे को, क्योंकि पैसे के लालच में आदमी कितना काला हो गया, क्योंकि कितना उतावला हो गया पैसा कमाने के पीछे पीछे। धीरे धीरे जंगल कट रहे हैं, सेब के बगीचे कट रहे हैं जी। जंगल से ये बड़ा लेकिन दिल खुश हो जाता है वाला जो स्टैंडर्ड है इसका, जंगल सियासा में पालने वाले कि जंगल हमें पालने वाले हैं। हम पहाड़ी लोग हैं, जंगलों के बिना हमारा अस्तित्व वैसे ही मैटर नहीं करता है, तो जंगल हमें पालने वाले हैं।
चौखी बागर ये भी बड़ी ठंडी ठंडी हवा देते हैं हमें, है ना। ठंडा ज़ाहिर ठंडा पानी हमें पीने को मिलता है, ये ज़ाहिर हुए झरने ठंडे झरने देते हैं ना ये हमें। तो जीणे मोर मेरे साथी चल बगी क्या लाना बुटड़ू लाना, बुटड़ू मतलब बूटा लगाना। जीणे मरने का साथी मिल के अपनी पत्नी अपना पति उसको ही कह रहे हैं कि जीणे मरने के साथी जब हम एक एक बूटा लगा के आते हैं, पेड़ लगा के आते हैं। तो इस तरह का गीत है, मुझे बड़ा पसंद है ये गाना। इंद्रजीत ने ये नरेंद्र शर्मा जी ने, तो बड़ा सुंदर गीत है, बड़े लोगों ने गाया हुआ है खैर ये गीत, और बहुत सुंदर ढंग से गाया हुआ है। मैं तो इसके साथ मुझे नहीं लगता न्याय भी कर पाती हूँ जी। तो हालांकि चंपा के गाने मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अब गाने खड़ी गई हूँ तो पार्ली बढ़िया मेरा बड़ा फेवरेट है। यदि अनुमति हो सर की तो मैं वो गाना गा लेती था, वो हरियाणा के साथ लगता हुआ था, और ये गाना मैं हरियाणा वालों को भी आप भी गाएंगे मैं आई हूँ और उनको कंठस्थ भी करवा आई हूँ। हाँ जी मैम, तो हरियाणा से भी गाना पहुँचा हुआ है। मैम हम भी गाएंगे आपके साथ जी, हम भी गाएंगे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल।
छोटा सा इंट्रोडक्टरी सा सेशन अशोक जी का है, वो थोड़ा सा ब्रीफ में हम उसको ले जाएंगे। उसके बाद जो है वो हम क्लोजिंग की जो हमारी सेरेमनी है उसकी ओर जाएंगे। तो बीच में अगर कोई आप लोगों के बीच में, हमने ग्रुप वाइज अभी फीडबैक भी लेनी है एक साथी से, तो अशोक जी आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। सेशन मतलब ये है कि हमारा कोई छूट ना जाए, जस्ट एक इंट्रोडक्शन सी हो जाए। बाकी क्योंकि समय आज आप सभी के पास कम है तो उस हिसाब से हम मैनेज कर रहे हैं। सो कीप पेशेंस, आप धैर्य बनाए रखें और सेशन को सुनें। थैंक यू। थैंक यू सर। ये 5 दिन से जो कार्यशाला, उसके अंतिम दिवस का ये अंतिम सत्र जो संक्षिप्त मैं आपके सामने रखूंगा। इसका मॉड्यूल जो था उसका ये है हिंदी भाषा शिक्षण में डिजिटल मीडिया का प्रयोग। ये मॉड्यूल है हमारा, इस पर हल्की सी चर्चा करेंगे हम। उससे पहले मैं अपनी रिदम को लेने के लिए आपके लिए या खुद के लिए भी, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण इन वर्षों में कुछ बदल सा गया है, शायद मुझे कोई राह मिले या कोई उस तरह का रास्ता दिखे, आइडिया आए कि मैं क्या करूं। जैसे अभी मैडम ने गाना गाया तो दिमाग में प्रश्न चला, क्योंकि गाना बड़ा मधुर है और मुझे लगता है बड़ा पारंपरिक है, लोक संगीत से निकला हुआ है ये, तो इसकी धुन अनायास किसी को भी आकर्षित कर ली। तो मैं सोच रहा था इस गाने का क्या सोर्स है, कहाँ से निकला है। निकला हिमाचल से है, किस क्षेत्र से निकला है और इसका क्या मीनिंग रह सकता है कि एक नव युवती जो प्रश्न कर रही है अपनी माँ से कि पार के जंगल में कोई मोर है। अब मुझे नहीं लगता ये मोर साधारण मोर होगा, कोई प्रतीक के रूप में रखा हुआ है। वो उसकी आवाज़ से जो है वो डिस्टर्ब है और वो मन में चिंतित है कि क्या करूं मैं। हाँ, तो अगर किसी को पता हो तो जरूर शेयर करें। हाँ, प्रश्न तो बेटी कर रही है, माँ कर रही है कि आप कैसे कमजोर हो गए। तो कोई अच्छा। सावन का महीना है, उसके प्रियतम भी है उधर, वो मोर की याद कर रही है, जो मोर बोलता है रात में मुझे सोने नहीं देता है, इस वजह से नींद नहीं हाँ, आती। फिर बीच में एक और स्टेप भी था। थैंक यू मैम। स्टेप ये था कि उस मोर को मारने के लिए शिकारियों को बुलाया जा रहा हाँ। है, तो वो युवती ही ये कह रही है कि उसको मारना है, तो अच्छा पिंजरे में डालना है। मुझे लगता है मारने से ज्यादा सजा है पिंजरे में। इस तरह का प्रश्न जब भी मैं सुनता हूँ तो आता है, आपने भी सुना होगा, रैदास का एक पद है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और ईश्वर को जो है चंदन के रूप में रखा गया है और खुद को पानी के रूप में। तो मुझे इनका रिलेशन जो है बीच में वो समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब हो सकता है कि चंदन ज्यादा कीमती है कि पानी ज्यादा कीमती है। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि हम भाषा से संबंधित हैं, चिंतन करना चाहिए। ये तो था चलो विषय के इतर जो थोड़ी सी जिज्ञासा भी थी या चर्चा कहें। जो मॉड्यूल है हमारा, जल्दी से मैं उस पर आता हूँ, 10 से 15 मिनट में इसको खत्म कर देता हूँ, क्योंकि ये मॉड्यूल थोड़ा सा हटके है हमारी शिक्षण पद्धति से। आज की जो शिक्षण पद्धति है उससे संबंधित है, लेकिन अगर ज्ञान को लेकर के चलें तो मुझे लगता है हर एक भाषा शिक्षक को दिक्कत आती होगी, क्योंकि भाषा शिक्षक जो है इन चीज़ों से उतना जुड़ा नहीं है। तो जो ये दिए गए हैं शब्द डिजिटल मीडिया, तो जब मैंने पढ़ा तो थोड़ा सा समस्याग्रस्त हुआ कि क्या मतलब रह सकता है इनका डिजिटल और मीडिया। फिर मैंने गूगल वगैरह में चेक किया कि इसका क्या मतलब हो सकता है हम जो पढ़ रहे हैं, और उसमें जो है वो भाषा शिक्षण में इसको हम कैसे प्रयोग में लाएं ताकि हमारा भाषा शिक्षण जो है सुगम हो जाए, सरल हो जाए, उसका रूप जो है व्यापक रहे।
तो जो डिजिटल का मीनिंग मिला या अर्थ कह सकते हैं, परिभाषा कह सकते हैं, वो इस तरह से दिया गया है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक शाखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स हम सभी जानते हैं कि आज जो है सभी मशीनें जो हमारे पास हैं वो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से काम करती है। तो ये उसका एक पार्ट है, एक टेक्नोलॉजी का उसका एक हल्का जैसा पार्ट है डिजिटल। अब इसमें क्या होता है कि विद्युत संकेत अंकीय होते हैं। इस डिजिटल में जो संकेत हैं वो अंकों में रहेंगे। तो जो कंप्यूटर जानते हैं वहां पे बाइनरी प्रणाली होती है, वो 0 1 से ही सारा अपना काम करता है, जिसको कोडिंग भी बोलते हैं, कोड की भाषा। तो ये जो अंकीय संकेत हैं बहुत तरह के हो सकते हैं, किंतु बाइनरी डिजिटल संकेत सबसे अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। ये था इस डिजिटल शब्द को समझने का एक हमारे पास तरीका, या इसको हमने जैसे समझा। उसके बाद दूसरा शब्द जो है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए हमारे पास, वो है मीडिया। अब मीडिया लगातार हम सुनते हैं कि मीडिया मीडिया मीडिया। जब इस पर मेरी नजर पड़ी, ऐसा पता चला कि मीडिया शब्द जो है वो हिंदी का नहीं है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और हिंदी की तरह अंग्रेजी भी अनेक भाषाओं का एक समूचे भाषा है। तो ये लैटिन शब्द है मीडिया, और अंग्रेजी में अपना लिया गया। अब अगर हम अंग्रेजी में इसके लिए दूसरा शब्द देखते हैं तो इसका पर्याय है मीडियम। मीडियम मतलब माध्यम। हिंदी में अगर हम उसका शब्द रखते हैं तो बनता है माध्यम। अब ये मीडिया शब्द जो है वो अपने आप में है बहुवचन, प्लूरल में अंग्रेजी में, लेकिन ये अभी एक वचन के रूप में प्रयोग हो रहा है। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो अपवाद स्वरूप व्याकरण में चलते हैं, रूल के बाहर चलते हैं। तो ये मीडिया शब्द भी जो है अपने विलोम के लिए इरेगुलर प्रयोग होता है। तो हमारे पास दो शब्द थे, डिजिटल और मीडिया। अब हमने अपनी भाषा हिंदी को डिजिटल मीडिया में कैसे प्रयोग करना है और उसको कैसे विस्तारित करना है और इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। आज हमारे पास जो है ऐसे ऐसे माध्यम आ गए हैं जिनसे हम हर समय घिरे रहते हैं, जो सूचनाओं से भरे हुए हैं, जो लगातार हमें सूचित करते रहते हैं। आप अपने चारों तरफ देखिए, आज हमारी मुख्य मांग या जो आधार है वो हमारा मोबाइल हो गया है। मोबाइल के बिना हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें भाषा को लेकर के हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके और भी उदाहरण हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग लगातार कर रहे हैं। तो इसने जो सबसे पहली चीज़ बताई है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आप सभी जानते हैं एक अदृश्य चीज़ है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन है। तो कंप्यूटर या मोबाइल की आत्मा कह सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर भी डिजिटल मीडिया का एक अंग है, उसका भाग है। अब हमारे पास इतने ऐप एप्लीकेशन भी हैं, इंटरनेट है, जिनका लगातार हम प्रयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये चीज़ें हमें अब क्या दे रही हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑडियो ही था, सिर्फ बात हम कर सकते थे, हमें पिक्चर नहीं दिखाई देती थी। लेकिन डिजिटल मीडिया में ये बात संभव हुई कि हम अपनी ऑडियो को वीडियो में बदल सकें। इसके लिए
काम किया गया और उसको लागू भी किया गया और हमारा काम और आसान हुआ। ऑडियो वीडियो आया और इमेज आई, डिजिटल इमेज। हम जो है एक चित्र को किसी माध्यम से दूसरे के पास आसानी से भेज सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो गेम है, वेब पेज है, इतने सारे इंटरनेट पर फैले हुए, और सोशल मीडिया, डिजिटल डाटाबेस, ऑडियो वीडियो, इसकी तो बात हम कर चुके हैं। और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, कोई पाठ या टेक्स्ट हम जो है दूसरे के पास उसी रूप में भेज सकते हैं। तो ये है डिजिटल मीडिया। अब हम अपनी भाषा हिंदी को डिजिटल मीडिया में कैसे प्रयोग करें और इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। साधारण शब्दों में कहूँ तो पिछले 2 या 3 साल पहले हमने एक ऐसी विपत्ति का सामना किया है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था, और ये एक ऐसी विपत्ति थी ना किसी ने देखी थी ना सुनी। एकाएक पूरा विश्व जो है इस विपत्ति के घेरे में आ गया। ऐसी स्थिति में मनुष्य जाति पर एक बड़ा संकट था, जहाँ पर जीवन के लाले पड़ गए थे। वहाँ पर अपनी शिक्षा प्रणाली को किस तरह से बनाए रखना है वो हम सभी कर भी चुके हैं, और हम सभी ने प्रयास किए उसको सफल भी बनाया। तो ये किसके माध्यम से हुआ? डिजिटल मीडिया के माध्यम से। हमारे पास व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इतने सारे ऐप एप्लीकेशन हैं जिनका प्रयोग करके हम अपनी भाषा को सहजता से उसका व्यापक रूप या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसको पहुंचा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। भाषा की एक वृत्ति रही है, कल भी या 2 दिन पहले भी चर्चा हो चुकी है कि भाषा कठिन से सरल की ओर जाना चाहती है। ठीक हमारे पास भी आज इसका एक उदाहरण है। मेरे साथी कई कहते हैं कि जब भी हम बात करते हैं तो अंग्रेजी के ढेर सारे शब्द उसमें प्रयुक्त हो रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि इनको प्रयुक्त होने दें। बस उसका हमने ख्याल रखना है कि भाषा बेशक हमारी हिंदी हो, लिपि बेशक हिंदी हो, कोई हमें इसके ये नहीं कि हम अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं तो हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। अंग्रेजी का भी उतना ही हमें सम्मान करना चाहिए। हमें अपनी लिपि और भाषा को हल्का सा जीवंत बनाए रखना। हम लिखते अंग्रेजी की लिपि में है, लेकिन वो भाषा, वो शब्द हिंदी का ही होता है। इसका हम निरंतर प्रयोग करें। आम जनजीवन में भी सुबह उठ करके व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम उसको हिंदी लिप्यंतरण करें, अर्थात हिंदी में लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो। इससे हमारे बच्चे और दूसरे भी प्रेरित होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हमने सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज किसी को दिया होता है तो गुड मॉर्निंग में वो अर्थ नहीं रहता है, गुड मॉर्निंग वो फीलिंग नहीं आती अंदर से। अगर हम उसकी जगह हाँ शुभ प्रभात, प्रातः वंदन, इस तरह के कुछ शब्द जो हिंदी के हैं अगर हम उनको रखें तो वो अपने आप में पढ़ने वाले को भी ऐसी अनुभूति होती है कि मुझे सामने से प्रतिवादन किया गया है, और वो अपने हृदय से उसको स्वीकार भी करता है। तो ऐसे ढेर सारे और भी प्रयोग हैं जिसको हम लिप्यंतरण, हिंदी लिप्यंतरण करें ताकि उसका अधिक से अधिक विस्तार हो। तो ये हल्का था, इसके पास मेरे पास ज़्यादा इसका मटेरियल भी नहीं था, और सच कहूँ तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। बस हमने हल्की सी ये कोशिश करनी है कि जो भी हम कोशिश करें कि हिंदी को किस तरह से बढ़ावा दें, अपने बच्चों के साथ या स्कूल के बच्चों के साथ मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी चलाते हैं, हिंदी में लिखने और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हिंदी अपने आप आगे विकसित होती जाएगी। इतना ही था ये। इसके लिए हमें, मुझे लगता है, खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। जैसे सर ने भी कहा
कि हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों, विशेषकर जो कंप्यूटर आज की मुख्य डिमांड है, मोबाइल, वहाँ उसको सीखना जरूरी है। जितने भी नए नए ऐप्स वगैरह आ रहे हैं उनकी जानकारी हमें रखनी पड़ेगी। और सबसे मुख्य बात है हिंदी की टाइपिंग की आज, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग हमें कठिन लगती है अंग्रेजी की टाइपिंग के मुकाबले में। तो अगर हम अपने प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदी की टाइपिंग भी हम आसानी से कर सकते हैं, और हमें प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि अपनी बोली बानी है, अपनी भाषा है, तो इसको कौन बढ़ावा देगा, हम ही इसको बढ़ा सकते हैं। और देखो अभी हमारे सामने सुबह के सत्र में मैडम यशिका जो थे ऑनलाइन थे, हम सभी ने देखा। तो अगर उनकी क्षमता की बात करूं, मैं अपने मन की बात है, मन से कह रहा हूं, तो डॉक्टरेट कॉमर्स में है और करियर जो है दूसरी फील्ड में बना लिया, कंप्यूटर में करियर बना लिया है। तो एक बड़ी बात होती है कि अपने जो लक्ष्य थे उसको छोड़ करके दूसरे लक्ष्य को मैडम ने प्राप्त किया हुआ। तो हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि नए नए अवसर हैं, नए नए दिशाएं हैं, आप इसमें काम करके आगे बढ़ सकते हैं। एक और बात रखना चाहता हूं कि मनुष्य की सहज वृत्ति होती है कि वो कलाओं के प्रति जो है आकर्षित हो जाता है। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे पास जो भी बच्चा आता है हम उसका कौशल देखें कि वो कौन सी कला में अच्छा कर सकता है। अभी मैं पिछले दिनों फेसबुक पर एक हल्का जैसा पोस्ट किसी ने डाला हुआ था, शायद मिंजर में उसका प्रदर्शनी भी हुआ था। एक मूर्तिकार थे, मूर्तिकार हमारे इलाके से थे, यहाँ मुझे लगता है दिल्ली के आसपास, चित्राड़ी के, हाँ, पत्थर की मूर्ति को बड़े अच्छे से उन्होंने ढाला हुआ था, उसको साधा हुआ था। तो इस तरह से हम बच्चों को ले सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कलाओं को सीखें, चाहे वो संगीत, चाहे कविता है, कुछ भी, कोई भी कला है, नृत्य है, गायन विधा है, तो उसको जान करके उसको हम लोक कला या लोक कौशल में उसको विकसित कर सकते हैं। मुझे लगता है प्रधानाचार्य अब कब तक आएंगे। हमारी सभी की इच्छा है कि जल्दी से आएँ और इस कार्यक्रम जो कार्यशाला थी उसका समापन हो, गंतव्य की ओर जाएं हम अपने। अगर कोई और अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहता है तो स्टेज खुला है। इस 5 दिवसीय ट्रेनिंग के बारे में कुछ कहना चाहता है तो वो आगे आ सकते हैं। आओ मैम। नमस्कार। ये जो 5 दिवसीय वर्कशॉप हुआ है तो सबने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया। जैसे सर है, देशराज सर थे, राजकुमार सर थे और अशोक सर थे, तो सबने अच्छा सिखाया भी और सीखा भी। बहुत सारे उनमें से कुछ एक्सपीरियंस टीचर थे जो उन्होंने अपनी तरफ से, जिसने यहाँ पे आके पढ़ाया और बोला कि थोड़ा सा शायद थोड़ी कमी थी और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया अपने हिसाब से, तो सबको मौका मिला और सबने सीखा। तो उस दिन मैं अशोक सर ने भाषा, सबसे पहले भाषा सिखाया। तो भाषा में बड़ा सबको पता होगा, भाषा के अध्यापक है, भाषा सभी को मालूम होती है भाषा क्या है। भाषा में हमको एक चीज़ मुझे लगी जो सर ने नहीं बताई, हो सकता प्रिसाइज करके बताना था उनको तो निकल गया होगा। भाषा में हमने एक चीज़ नहीं सीखी, सबको आती खड़ी यहाँ पर मुझे लगता कि सब यहाँ इस मंच के माध्यम से वो आप सब तक पहुँचनी चाहिए। भाषा तो सबको पता है क्या होती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और लिखित और सांगीतिक।
मौखिक और लिखित का ज़्यादा प्रयोग होता है क्लासरूम में, चाहे जहाँ पर भी हम जाएं, लेकिन सांकेतिक का कहाँ पर प्रयोग होता है ये भी सबको पता है। या तो जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते वो लोग, या आज के युग में सांकेतिक भाषा का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, बातें में गलत कीजिए। ठीक है। बहुत जगह पे होता है, सबसे ज़्यादा तो खेलों के मैदानों पर होता है, ये सबको मालूम है। क्रिकेट गेम सबसे लोकप्रिय गेम है सारे वर्ल्ड में, तो वहाँ पर जब भी अंपायर कुछ बोलता है तो इशारों में बोलता है, तो वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग है। और भी सारे गेम्स हैं जहाँ पर वो बोलते नहीं है, केवल संकेत करते हैं, तो सांकेतिक भाषा वहाँ पर होती है। भाषा के बाद वर्ण था। अच्छा, भाषा में हमने एक चीज़ छोड़ दी जो बहुत ही ज़रूरी थी, मानक भाषा का हमने किसी ने यहाँ जिक्र नहीं किया। आज सभी टीचर, मुझे लगता है यहाँ पे मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा है, कुछ तो डॉक्टरेट कर चुके हैं। तो जब हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं तो मानक भाषा का हमको ज़रूर ज्ञान होना चाहिए, जिसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। जब आज हम क्लासरूम में जाते हैं 9th 10th या 6ठी से 10वीं तक, तो सबसे पहले उनको मानक भाषा का जिक्र जरूर करें, क्योंकि आज के डेट में अपडेट होना बड़ा ज़रूरी है। जब मैं और आप 9th और 10th में पढ़ते थे, आपके हिंदी के अध्यापक आपको क्या जो पढ़ाते थे और लिखवाते थे, तो अब शब्दों का आपने देखा होगा कि बदल गए शब्द लिखने। तो वो किसकी वजह से बदले हैं? भाषाविदों के द्वारा, जिन्होंने चयन किया भाषा को कि ये शब्द अब होने चाहिए। प्रसिद्ध शब्द है प्र, स में छोटी की मात्रा, और हमको द में ध बताया जाता था, तो आज उसको नहीं लिखते हैं। आज आधा वर्ण बोल रहे हैं लिखने को, द में हलन और पीछे ऐसे बहुत सारे हैं। आज विद्यालय लिखा जाता है। सबसे पहले जब हम बच्चे की बात करते हैं तो विद्यालय की बात आती है, तो बच्चा विद्यालय ही गलत लिख रहा है हमारा। तो विद्यालय को प्लीज करेक्शन कराइए, कैसे लिखते हैं विद्यालय को। तो द और द को इकट्ठा ना लिखें, द को अलग लिखें, य को अलग लिखें। तो ये चीज़ जरूर सिखानी है आपको। मानक भाषा के बारे में आपने जरूर सिखाना है जब हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो 6ठी का बच्चा है, चाहे वो 8वीं का बच्चा है, चाहे वो 10वीं का बच्चा है, तो ये चीज़ जरूर सिखाएं आप। और उसके बाद है वर्ण। भाषा के बाद वर्ण आता है। वर्ण हमारी बेसिक चीज़ें जिससे भाषा बनी है। तो वर्ण सबसे पहले तो आप ये सिखाए बच्चों को कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, ये जरूर सिखाएं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को नहीं मालूम होता है कि वो सबसे पहले तो उनको प्लीज, जब 6ठी में आता है बच्चा, उनसे जब हम प्रीवियस नॉलेज की बात करते हैं तो उन्हें वर्णमाला जरूर लिखवाएं, है ना। 6ठी वाले बच्चे को वर्णमाला जरूर लिखाएं, क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं लिखते। अब हमें नहीं पता प्राइमरी स्कूल में किस तरह सिखाते होंगे, स्वर और व्यंजन तो पता सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, शायद सिखाते ही होंगे, क्योंकि 6ठी के बच्चे को इतना नॉलेज नहीं होता है। और खासकर कोविड के दौरान तो बच्चा बिल्कुल ही भूल गया, जो उसको आता भी था 3री 4ठी तक, तो वो उसके नॉलेज से चला गया है। तो जरूर लिखाएं क से ग तक। और वो कैसे लिखवाएं आप? स्पर्श व्यंजन अलग लिखवाएं, क्योंकि 6ठी में व्यंजन और स्वरों की पहचान जरूर होनी चाहिए। तो व्यंजन को स्पर्श व्यंजन अलग करें, अंतस्थ व्यंजन अलग करें, क्योंकि बच्चा, मैंने अपने स्कूल में देखा है, बच्चे जो अंतस्थ व्यंजन है य र ल व के साथ शलगम वाला श को साथ में जोड़ रहा है। तो प्लीज इस बात की जरूर करेक्शन करें कि श वो वहां ना लिखे, श वो ऊष्म वाले व्यंजन में लिखे, ठीक है। तो कौन वाला श, स, ह उनको ऊष्म वाले में ही लिखे, क्योंकि बच्चा ऊपर से 5 का सीक्वेंस चला है, नीचे 4 का चलता है, तो बच्चा 5 का ही सीक्वेंस चला रहा है नीचे। तो प्लीज इस बात को जरूर ध्यान दें कि 4 ऊपर 5 है, नीचे 4 है, नीचे 4 है, तो इस बात का अलग रखें। और फिर व्यंजन तो फिर अलग से है, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। उसके बाद एक चीज मुझे लगी यहाँ पे, बहुत सारे जिसने भी यहाँ रीड किया आगे तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ था। चलो भाषा जो हमारा वो स्लैंग है वो अलग है, लेकिन एक चीज मैंने देखा, जब हम सब उपसर्ग और प्रत्यय अच्छी तरह जानते हैं, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में कहना चाहती हूँ यहाँ पर। उपसर्ग हमको मालूम है कि उपसर्ग, अच्छा एक वर्ड के बारे में रह गया, ज्ञ, सर ने बोला था ज्य, तो प्लीज उसको ज्य ना पढ़े, उसको ज्ञ ही पढ़े, क्योंकि जो ज्य होता है सर वो संस्कृत का ही है। ज्य प्लस जो है उसको संस्कृत में प्रोनाउंसिएट करते हैं, हिंदी में आप उसको आधा ग और य ही प्रोनाउंसिएट करें।
ठीक है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर प्लीज अपडेट रहिए हर चीज के साथ। एक भाषा अध्यापक होने के लिए तो उसको ज्ञ प्रोनाउंसिएट करें, ज्ञ ना प्रोनाउंसिएट करें, एक ये चीज जरूरी थी। अच्छा, अब उपसर्ग और प्रत्यय बोल रही हूँ मैं। उपसर्ग तो मालूम है हम सबको कि क्या होते हैं, मूल शब्द में जुड़ने वाला जो पहले जुड़ा जाता है शब्दांश, उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग को भी हमारे बहुत सारे टीचरों ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, तो प्लीज उसको कॉम्प्लिकेट ना करें, क्योंकि हमें क्या बताया जाता है, हम कभी कभी बुकिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं। अब प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, तो उनको 3 भेद ना बताकर आप 5 भेद बता दें। ठीक है जी, क्योंकि हमारा क्या है, तत्सम है, तद्भव है, आगत है। तो आगत आपको पता है, जब हमने शब्द भंडार पढ़े हुए हैं तो वहाँ पर आगत का क्या मतलब है, विदेशी भाषाओं से मतलब है। ठीक है जी, तो शब्द है वो तत्सम के उपसर्ग है, उनको आप डायरेक्ट संस्कृत के उपसर्ग बताएं, क्योंकि तत्सम जो शब्द है वो संस्कृत के ही होते हैं। जब आप तद्भव उपसर्ग पढ़ा रहे हैं तो उनको डायरेक्ट हिंदी के उपसर्ग बताएं, क्योंकि वो हिंदी के ही उपसर्ग हैं। उसके बाद हमारे पास आगत है, तो आगत में हमारे पास 3 लैंग्वेजेस हैं जो बाहर से आई हुई है हमारे, अरबी है, उर्दू है और अंग्रेजी है। मैम फारसी, यही मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, फारसी इज नॉट अ लैंग्वेज, फारसी एक स्क्रिप्ट, फारसी एक लिपि है। हम इसको गलत बता देते हैं बच्चों को, तो फारसी और हाँ जी हाँ, तो वो लिपि है, ये भी आप जरूर बच्चों को बताएं कि फारसी कोई लैंग्वेज नहीं है हमारे यहाँ पर, वो उसका उर्दू है। ठीक है, उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है। तो उपसर्ग की बात कर रही हूँ मैं, तो हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग हो गए तत्सम, तद्भव हो गए हिंदी के उपसर्ग। उसके बाद जो आगत है उसमें 3 जोड़ते हम, अरबी, उर्दू और इंग्लिश। इंग्लिश के उपसर्ग मुझे नहीं लगता शायद कोई शायद बताते होंगे, पर मैंने जहाँ तक मुझे मालूम है अंग्रेजी के उपसर्ग कोई भी नहीं बताता। कोई बताता है? किसी ने बताया अपने बच्चों को अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं? नहीं बताया। तो प्लीज इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप 5 उपसर्ग बताएं बच्चों को। देखिए, अब शब्द है हमारे पास मिनिस्टर, क्योंकि मिनिस्टर मोस्टली हिंदी में यूज हो रहा है, तो आगे उसके लग गया चीफ मिनिस्टर, तो चीफ अपने आप में उपसर्ग है। ठीक है, तो अंग्रेजी के उपसर्ग भी बच्चों को जरूर बताएं नॉलेज के लिए। और डिवीजन होता है, डिवीजन हम सब डिवीजन बोलते हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो बच्चों को जरूरी बेसिक चीजें मेरे हिसाब से बेसिक ही हैं। तो उपसर्ग हो गया। उसके बाद प्रत्यय है, प्रत्यय पर जरूर एक बात कहना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ठीक नहीं होती। प्रत्यय को जब मैम, प्रत्यय पता है 2 तरह के होते हैं प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत क्रिया वाले शब्दों से होता है और तदित संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। लेकिन तदित प्रत्यय के साथ हम कभी कभी एक प्रत्यय, आपको मालूम है एक लगता है, लेकिन जब एक प्रत्यय लग जाता है तो बहुत सारे लोग उसी का प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। ठीक है, प्लीज इसको करेक्शन आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे टीचरों को नहीं मालूम ये चीजें, ये सिर्फ भाषा के अध्यापक को ही मालूम होती है। जब हम एक प्रत्यय लगाते हैं, वर्ड है संसार, संसार में जब एक लगता है तो आप उसको कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? सांसारिक। सांसारिक पढ़ते हुए हम बहुत बारी संसारिक बोलते हैं, तो प्लीज इस बात का भी ध्यान रखें, जब बच्चा नीचे देख के भी पढ़ता है वो सांसारिक वर्ड को संसारिक पढ़ रहा है, तो इस बात को उसे टोके वहां पे, बेटा एक प्रत्यय लगा है तो आप उसको सांसारिक पढ़े, क्योंकि मात्रा में वृद्धि हो रही है वहां पर। शब्द होता है इतिहास, तो इतिहास में जब एक प्रत्यय लग जाता है तो ऐ बन जाता है, तो वो ऐतिहासिक हो जाता है। धर्म शब्द है, एक लग जाता तो धार्मिक हो जाता, तो इस तरह प्लीज आप उनको समझाएं। और सबसे जरूरी, चलो ये हो गया सारा। एक बात और है सर, यहाँ पे आपने बहुत, जैसे कल प्रशांत सर ने कहा कि मैं एक दुकान पे लिखा होता था जिकान, मैं उसको जाके भाई दुकान कर देता था, तो ठीक है ये बात। मैं मेरी पोस्टिंग पहले कहाँ पर हुई, सलूनी में, मुंडा GHS मुंडा में हुई। सबसे पहले मुंडा ही वहाँ गलत लिखा हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा एज ए लैंग्वेज टीचर। मैंने बोला सर आपके स्कूल का नाम ही गलत लिखा हुआ। मैम कैसे? तो मैंने कहा इसमें लिखा है मौ में ऊँ की मात्रा आधा ड हा। मैंने कहा बोलते क्यों ऐसे लिखते हैं मुंडा हाथों? मैंने उनको बोला कि जो हमारी मानक भाषा है
उसके अकॉर्डिंगली जो पांचवा वर्ण है उसको आधा नहीं लिखा जाता है। आप सबको मालूम है आधे के बदले में ज्ञान के बदले में अनुस्वार और अनुनासिक लगता है, अनुस्वार लगता है। तो मैंने उनसे कहा कि पहले अपना स्कूल आप ठीक कर दीजिए, मौ के ऊपर बिंदी लगाइए और ड़ को निकाल दीजिए यहाँ से। फिर बोलते अच्छा मैम ये होता, बोलते आज तक तो किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा तो कोई भाषा अध्यापक आया नहीं था यहाँ पर तो ठीक है। तो आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा जहाँ पर हम ये लगे होते हैं, लिखे हुए लगे होते, बोर्डिंग बोर्ड से लगे होते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत जगह पे गलत लिखा होता है। मंडल को ड़ लिखा जाता है, तो प्लीज उसकी करेक्शन भी कराइए। ड़ नहीं लिखा जाता है, मौ के ऊपर बिंदी लगेगी तो मंडल बन जाएगा वो। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है हमको। इसके बाद मैंने ये बताना था आपको कि हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण है, 52 वर्ण है। तो वो कहाँ से और कैसे आए, बहुत सारे टीचरों को हो सकता मालूम है यहाँ पर फिर भी मैं कहना चाहती हूँ। स्वर तो 11 ही है लेकिन लिखने में 13 है, ठीक है। हिंदी के स्वर 11 ही है लेकिन लिखते हम उनको 13 है। तो जो अंग और अह है वो स्वर नहीं है, वो अयोगवा है, मालूम है सबको यहाँ पर। उसके बाद हमारे व्यंजन आते हैं। व्यंजन स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है और पुष्प व्यंजन भी 4 है और संयुक्त व्यंजन भी 4 है। इसके अलावा तो चलो मैंने यहाँ पर डिवाइड किए हैं। सर उस दिन कह रहे थे मैम 55 है, हो सकता है सर की नॉलेज में 55 हो, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में शायद 52 ही वर्ण है। इसके अलावा अगर अंग और आह को स्वर बोल रहे हैं तो वो नहीं है, तो वो स्वर नहीं है। आएंगे वो वर्णमाला में ही आते हैं वो। सबसे पहले स्वर 11 है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सभी। स्वर 11 है, उसके बाद व्यंजन 33 है, 33 है, अयोगवा 2 है, तो टोटल वो हो गए 46, ठीक है। 46 के बाद संयुक्त व्यंजन है 4 और वो हो गए 48 हो गए, लेकिन हमको 52 चाहिए। उसके बाद हमने 2 अयोगवा डाले उसमें, फिर हो गए वो 50। अब उसके बाद हमने जो ड वर्ग है, ड वर्ग को ड ढ ढ ण, तो ये जो है हमने जो ड और ढ है, साउंड तो ड है उसका और दूसरे का ढ है, ढक्कर, पर उसको हम 2 तरीके से लिखते हैं। ढ में बिंदी लगाते हैं नीचे तो उसका साउंड चेंज हो जाता है, वो बन जाता है ळ। आगे ढ है ढक्कन वाला, उसमें भी हम बिंदी लगाते हैं तो वो बन जाता है ढ, ठीक है। तो उनकी कैटेगरी वर्णमाला में अलग से है, वो व्यंजन है लेकिन उत्क्षिप्त व्यंजन। तो 2 आप जरूर उत्क्षिप्त व्यंजन बताइए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो बच्चों को नॉलेज के लिए बताना जरूरी है। ये उत्क्षिप्त व्यंजन 2 जोड़ के 52 वर्ण बन जाते हैं। एक जरूरी बात और है, हमारे सबसे पहले आप जब छठी का बच्चा आता है स्कूल, प्लीज वो जब सब्जेक्ट विषय लिखता है, विषय हिंदी, तो वो हिंदी गलत लिखता है, उसकी हिंदी करेक्शन कीजिए प्लीज। ही अद न द बड़ी की मात्रा तो गलत है वो, तो ही के बाद न ना लिखवाइए, उससे बिंदी लगवाइए उसे, ठीक है। हिंदी में बिंदी का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, आपने सुना होगा जब हम स्लोगन्स लिखते हैं हिंदी की बिंदी, तो हिंदी पर बिंदी लगती है ना कि न लगता है, ठीक है जी। और उसके बाद द्वितीय व्यंजन आपको क्लियर कर दिए थे मैम ने। द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं? वो व्यंजन जिसमें एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है, ठीक है, जहाँ पर आधा वर्ण लगता है पर सेम व्यंजन होते हैं वो, जैसे गद्दा, पत्ता, ये सब मालूम नहीं है सबको। उसके बाद एक बात और बोली थी मैंने, मैं पता नहीं भूल रही हूँ। हाँ, हिंदी विषय को आप ठीक कर लीजिए प्लीज, जब वो गलत लिखते हैं बच्चे हिंदी, तो हिंदी और जो ज्ञान ज्ञान 5वां वर्ण है हमारे व्यंजन का, तो उसको लिखने के लिए आधा वर्ण अब नहीं है रिवाज लिखने का, उसको हम हिंदी के रूप में ही लिखते हैं। तो ये भी आप प्लीज करेक्शन करवाएं। मैम रिवाज नहीं है या इसको हम लिखवा भी सकते हैं? नहीं, ये मानक भाषा के अकॉर्डिंग जो भाषा विदुर है हमारे, उन्होंने ये स्पेसिफाई किया है कि ऐसा ही लिखना है हमको हिंदी भाषा में, क्योंकि अमेंडमेंट होती रहती है। अमेंडमेंट तो हुई है ना, हाँ जी, इजी किया गया ना, इजी करने के लिए इजी किया गया, सरलीकरण किया गया पर आप बच्चों को हाँ सरलीकरण हुआ उसका। हाँ जी, फिर प्रसिद्ध वैसे भी वो भी सरलीकरण ही है। हाँ
कुछ बातें हमारे सामने रखी हैं ट्रेनिंग की फीडबैक के रूप में भी, और कुछ जो टेक्निकलिटीज़ हैं ग्रामर की, हिंदी की, वो भी हमारे सामने रखी हैं। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि वुड बी मच बेटर कि मैम जो है वो एक दिन पहले ये चीज़ें अगर डिटेल में हम सभी के साथ डिस्कस करते तो बहुत अच्छा रहता, और भी चीज़ें क्लियर हो जाती। इस तरह की तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, मतलब जो मैम ने यहाँ पे बातें की हैं वही तो उसी क्लैरिटी के लिए तो ये इस तरह की ट्रेनिंग्स रखी जाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीज़ों को जो है वो पहले इम्पोर्टेंस दी जाए, और नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे कि मैम को भी हम एज ए रिसोर्स पर्सन जो है वो यूज़ करें। तो 5 दिन की एक रिपोर्टिंग जो है वो मेरी तरफ से है आप लोगों के लिए, जो हमारी 5 दिन की ट्रेनिंग है। जो हमारे ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल हैं अभी डाइट में, क्योंकि हमारे डीपीओ साहब जो है वो शिमला में ही हैं अभी तक, और वो नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ पे, तो हमारे ऑफिशिएटिंग मैडम जो है वो कुछ ही देर में हमारे बीच में होंगे। उससे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कुछ साथियों को जल्दी भी है, मुझे ये भी मालूम है, बट जो काम है वो पूरे करके ही जाना पड़ता है, वो हमारी भी मजबूरी है। तो इन 5 दिनों में आप सभी के साथ हमने यहाँ पे समय बिताया है, बहुत कुछ आप लोगों से भी सीखा है, और जितना हमें आता था वो हमने आपको सिखाने की कोशिश की है। कुछ कमियाँ डेफिनेटली जो है वो ट्रेनिंग्स में रही होंगी, जो कि नेक्स्ट टाइम हम अगर इस तरह की कोई वर्कशॉप लगती है तो उसमें हम इनको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद ये एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग थी, और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि जो हमारे रिसोर्स पर्सन स्टेट में ट्रेनिंग करने के लिए गए थे उनको भी कोई इतनी अच्छी ट्रेनिंग जो है वो वहाँ पे नहीं दी गई। जो भी तैयारी थी ये इनकी अपने स्तर पे इन्होंने जो है वो तैयारी की थी। तो ये भी एक रीज़न रहा है, क्योंकि स्टेट में जो है वो एट द 11th आवर ट्रेनिंग लगा देते हैं, उनके पास भी कोई इतना परफेक्ट जो है वो कंटेंट मॉड्यूल नहीं रहता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोशिश इस तरह की ट्रेनिंग होगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे रिसोर्स पर्सन यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करके भेजें, और एक अच्छी ट्रेनिंग जो है वो आप लोगों की हो। तो साथियों इन 5 दिनों में मैं आपके साथ बना रहा, मेरे साथी टीटीआई श्री अरविंद जी भी यहाँ पे मेरे साथ बने रहे। तो हम दोनों ने मिलकर के इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज़ किया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी तरह की कोई कमी रही होगी तो काइंडली हमें माफ़ करें। दूसरा, अगर हमसे हमारे बिहेवियर में हमारी किसी तरह की कोई ऐसी बात जो है वो हमने आप लोगों के साथ की होगी तो उसको दिल पे जरूर लगाए रखें, अपने दिल पे जरूर लगाए रखें, क्योंकि दिल पे लगाए रखेंगे तो यादें बनी रहती हैं, यादें बनी रहती हैं। ऐसे नहीं बोलूँगा कि मत लगाओ, जरूर लगाओ ना, क्योंकि याद आती रहेगी कि हमने 5 दिन की ट्रेनिंग की थी। तो काफ़ी अच्छे माहौल में हमने ये ट्रेनिंग की है। बहुत सारे साथियों की प्रतिभाएं भी हमने यहाँ पे देखी हैं, कवि सम्मेलन भी हुए हैं, गीत भी जो है वो यहाँ पे गाए गए हैं। सभी ने काफ़ी अच्छा समा जो है वो यहाँ पे बांधा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से, लाइट की तरफ से। अभी कुछ ही देर में मैम आते हैं तो हमारा जो लास्ट एक इवेंट है सर्टिफिकेशन का, वो आपको हम करेंगे, एंड उसके बाद आपको हम रिलीविंग दे करके यहाँ से भेज देंगे। तो तब तक आप पेशेंस बनाए रखिए। मैम थोड़ा लंच कर रहे हैं, तो विद इन 2 or 3 seconds वो यहाँ पे आ रहे हैं। जब तक आप थोड़ा सा पेशेंस जो है वो बनाए रखिए, या तब तक कोई साथी अपनी कोई बात रखना चाहता है किसी ग्रुप की तरफ से ट्रेनिंग के बारे में, तो विशेषण दूर दूर से मुस्काए, गुण
आज इस 5 दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर हमारी संस्थान के प्रभारी प्रधानाचार्य मैम श्रीमती नम्रता शर्मा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैम का मैं इस अपनी 5 दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर यहाँ पधारने पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा सा मैम को ब्रीफ भी कर दूँ कि ये हमारी 5 दिवसीय कार्यशाला थी, जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग के रूप में जिसको हम बोल सकते हैं। और ये हिंदी भाषा जो 9th और 10th क्लासेस को पढ़ाते हैं सेकेंडरी टीचर्स, उनकी ये कार्यशाला थी। तो इसमें 65 के करीब जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, इंक्लूडिंग हमारे रिसोर्स पर्सन, जो कि पूरे जिला भर के अलग अलग ब्लॉक से आए हुए हैं। और इन 5 दिनों में हमने पूरी तरह से हिंदी भाषा का जो मॉड्यूल हमें स्टेट से प्रोवाइड हुआ था, जिस मॉड्यूल के ऊपर हमारे रिसोर्स पर्सन स्टेट से ट्रेनिंग लेके आए थे, उस जो हमारा मॉड्यूल था उसको पूरी तरह से आज एग्जीक्यूट करते हुए वो पूरा हमने शेयर कर लिया है अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। और इन एडिशन टू दैट जो है वो हमारे बीच में 2 एक्सपर्ट्स जो हमने बाहर से बुलाए थे, डॉक्टर प्रशांत रमन रवि जी जो कि हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज चंबा में, वो भी कल हमारे बीच में थे। और आज जो हमारे बीच में मॉर्निंग सेशन में थे डिजिटल एजुकेशन को लेकर के, डॉक्टर यशिका गुलेरिया जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंडा घाट से, वो ऑनलाइन मोड में हमारे साथ जुड़े और उन्होंने डिजिटल एजुकेशन के ऊपर जो है वो अपना सेशन लिया। तो ऑलमोस्ट हमारा 5 दिवस का जो ये ट्रेनिंग थी वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है, सक्सेसफुली जो है वो हमने इसको कंप्लीट किया है। और सभी पार्टिसिपेंट्स का काफ़ी कोऑपरेशन हमें मिला है और काफ़ी एश्योर्ड है कि हम स्कूलों में जा कर के जरूर जो भी सीखा है उन सभी चीज़ों को बच्चों के बेनिफिट के लिए जो है हम यूज़ करेंगे। तो क्योंकि आज हमारा अंतिम ये दिन है और काफ़ी सारे साथी यहाँ पे रुके हुए थे हॉस्टल में 5 दिनों तक, और अभी दूर दराज से आए हुए हैं, भरमौर से, तीसा से। तो हमने ये सोचा कि हम लंच को स्किप करके लंच टाइम को हम क्लोजिंग में कन्वर्ट कर दें और फिर यहाँ से इनको लीव करके और ये लंच भी करते जाएँ और लीव भी कर दें। तो इस तरह का हमारा प्रोग्राम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2 शब्द इस समापन अवसर पर यहाँ पे रखें, उसके बाद हम सर्टिफिकेशन की ओर जाएंगे। नम्रता मैम, आपने गागर में सागर भर दिया है सही मायने में। मैम का ऐसा ही व्यक्तित्व है, ये बहुत कम बोलते हैं, मुस्कुराते ज़्यादा हैं, बट जो भी बोलते हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो इनको देख के मतलब एनर्जी सी बनी रहती है। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सर्टिफिकेशन का सेशन है, मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे आएँ और अपने कमलों से हमारे पार्टिसिपेंट्स को जो है वो सर्टिफिकेट दें। ग्रुप की लिस्ट ले आए रोहिणी। हम एक एक करने के बजाय, क्योंकि एक एक करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, हम पूरे ग्रुप को बुलाएंगे, इकट्ठे यहाँ देंगे और फिर उसी तरह से एक फ़ोटो लेंगे, है ना। तो ग्रुप नंबर 1 से सभी साथी जो है वो आगे आ जाए। ग्रुप नंबर 1 से जितने भी साथी हैं सर एलसीडी ऑफ कर दो। हाँ, ये लाइट ऑफ कर देना। एलसीडी अच्छा, एलसीडी प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे पार्टिसिपेंट को दिया जा रहा है इस 5 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए। ग्रुप नंबर 1 को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सरो की तरफ से ये सर्टिफिकेट आपको बांटे जाते हैं। ग्रुप नंबर 3 से ओके
काइंडली आप आ जाए सर्कल में। राखी ये सविता कुमारी जी हैं, कोई नहीं। कोई ऐसा साथी जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिला हो, कोई ऐसा साथी जो जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिला हो, फोटो ले लो कोई। इसके बाद अशोक जी। ओके। राजकुमार जी। And last but not the least, Rekha Dakhar, madam. ये सबसे अच्छी है। अपने कुछ शब्द इन्होंने हमारी ट्रेनिंग के बारे में कहे, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आज की ये कार्यशाला 5 दिन की समाप्त होती है और हम सभी अपने अपने स्थानों की ओर जाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सकुशल जो है वो अपने अपने हेडक्वार्टर में पहुंच जाएं और पहुंचने के बाद ग्रुप में मैसेज कर दें कि हम पहुंच गए हैं। और साथ में जो यहाँ पे पिक्स ली हैं वो प्राइस वाली वो आप ग्रुप में शेयर कर दें। रिलीविंग हम अभी आपको यहाँ देने वाले हैं। और ये 49 हुए अभी, इस पे 49 रिलीविंग उसके बाद ही देने वाले हैं। आज हमारी 5 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग जो कि हिंदी भाषा के अध्यापकों के लिए आयोजित की गई थी, दिनांक 7 अगस्त 2023 से आज 11 अगस्त 2023 तक आयोजित थी और आज इसका अंतिम दिन था। इस 5 दिन की ट्रेनिंग में पूरे जिला भर से गवर्नमेंट हाई स्कूल्स और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स से जो 9th और 10th क्लासेस को पढ़ाते हैं ऐसे भाषा अध्यापक उनको इस ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था और इसमें लगभग 65 के करीब जो है वो पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। ये ट्रेनिंग जो है वो हमारी बड़ी ही अच्छी तरह से जो है वो आयोजित की गई 5 दिन, जिसमें जो रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे पास जो शिमला से ट्रेनिंग करके आए थे हमारे अध्यापक साथी, उन्होंने भी मॉड्यूल के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया और साथ में हमने बाहर से कुछ एक्सपर्ट्स भी बुलाए थे ताकि हिंदी भाषा की जो कुछ टेक्निकलिटीज़ रहती हैं वो भी अध्यापकों को क्लियर की जाए, जिसमें हमारे डॉक्टर प्रशांत रमन रवि जी जो कि गवर्नमेंट कॉलेज चंबा में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं,
उन्होंने भी अपना सेशन लिया लैंग्वेज और लिटरेचर के ऊपर, कविता पाठ के ऊपर। और डॉक्टर यशिका गुलेरिया जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंडा घाट से ऑनलाइन मोड में हमारे साथ जुड़े और उन्होंने डिजिटल एजुकेशन के ऊपर अपना सेशन लिया कि किस तरह से डिजिटल एजुकेशन आज समय की ज़रूरत है और सभी अध्यापकों को डिजिटल एजुकेशन का नॉलेज होना चाहिए और डिजिटली हम किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे लेके जा सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में जो है वो जानकारी हमारे सभी अध्यापक साथियों को जो है वो दी। तो आज इस कार्यशाला के समापन पर हमने सभी अध्यापकों को सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो वितरित किए और इस तरह से इस कार्यशाला का जो समापन है वो बड़े ही अच्छे तरीके से हुआ। अध्यापक लोग काफ़ी कुछ सीख करके गए और ये अश्योर करके गए कि वो इन चीज़ों को अपने स्कूलों में जा कर के बच्चों के साथ जो है वो इन चीज़ों को देखेंगे और हर एक चीज़ का बच्चों तक फ़ायदा पहुँचे। यही हमारा ट्रेनिंग करवाने का उद्देश्य होता है कि अंत में बच्चे को जो है वो हर एक चीज़ का फ़ायदा हो। मैं ओंकार वर्मा, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर सेकेंडरी एजुकेशन, डाइट चंबा।